तो क्वेश्चन यहाँ पे, विश्व कुष्ठ रोग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड लेप्रोसी डे ऑब्जर्व? ऑप्शन है आपके पास जनवरी के अंतिम रविवार को, फरवरी के अंतिम रविवार को, मार्च के अंतिम रविवार को, या फिर अप्रैल के अंतिम रविवार को। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। हमारी जो क्लास है रेगुलर सुबह 7 बजे होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे, विश्व कुष्ठ रोग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है जनवरी के अंतिम रविवार को। जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। यह दिवस जो है वो अतिशीघ्र रोग उन्मूलन दिवस के लिए, उन्मूलन निवारण के लिए प्रयास बढ़ाने एवं प्रतिबद्धता नवीकृत करने के अवसर को प्रदान करता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये जो दिवस है, कुष्ठ रोग दिवस मनाने का मेन उद्देश्य क्या है? इस रोग को उन्मूलन करने के लिए, निवारण करने के लिए हमको अधिक से अधिक प्रयास करना है, और इसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर नया काम करना, नए जो हम अवसर निकाल के लेकर आना है, इसके लिए हमको यहाँ पे काम करने का है। इस बात को लेकर यहाँ पे जनवरी के अंतिम रविवार के दिन विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। यह बच्चों में कुष्ठ रोग से संबंधित विकलांगों में 0 मामलों के लक्ष्य पर भी केंद्रित है। चलिए आगे बात करते हैं। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a new chief executive officer of आयुष्मान इंडिया? राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी, RS शर्मा, या फिर विवेक कुमार शर्मा जी? चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए, कमेंट में क्या रहने वाला है। आयुष्मान भारत के प्रमुख कार्यकारी सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका RS शर्मा जी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA, जिसको शॉर्ट फॉर्म NHA इसका, ने RS शर्मा को देश के प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का एक नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाया है। आयुष्मान भारत क्या है? यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जाती है जो स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है, जिसमें कुछ बीमारियों को संलिप्त किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है, जिसके अनुसार उन बीमारियों से अगर आप परेशानियां आपको अगर आती है तो उसके लिए आप किसी भी हॉस्पिटल में जो कि सूचीबद्ध है आयुष्मान भारत कार्ड के तरफ से, उन हॉस्पिटल्स में जाकर आप लगभग 5 लाख तक के बीमा जो कवर करा जाता है उसके तहत आप वहां पे इलाज करवा सकते हैं। तो ये है भारत सरकार की आयुष्मान योजना का मुख्य उद्देश्य। इसे प्रधानमंत्री जन आयोग योजना भी कहा जाता है। RS शर्मा इंदु भूषण की जगह लेंगे। तो यहाँ पे एक और हमको काम की चीज मिल गई कि आयुष्मान भारत के पूर्व के सीईओ कौन थे? इंदु भूषण जी। कौन थे? इंदु भूषण जी, पूर्व के सीईओ इंदु भूषण जी थे। RS शर्मा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। ट्राई क्या है यहाँ पे? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। इसका मेन काम क्या होता है ये आपको बता देता हूँ, शायद आपको पता भी होगा। ट्राई का मेन काम क्या होता है कि भारत के अंदर जितने भी टेलीकॉम स्पेक्ट्रम्स हैं उन सब की नीलामी करना, नंबर 1 चीज। दूसरी क्या होता है, जितने भी जो स्पेक्ट्रम्स हैं उनको मेंटेन करना। दूसरा है जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उन सभी को मॉनिटर करना, उनको रेगुलेट करना कि कोई किसी प्रकार का फ्रॉड ना कर पाए, और कैसे आपको काम करने हैं सारा, मतलब कुल मिला के सारा। जैसे RBI होती है, रिजर्व बैंक, काम क्या होता है जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं उन सभी को कंट्रोल करना, मॉनिटर करना। वैसे ही यहाँ पे जो टेलीकॉम कंपनीज होती हैं उनका काम क्या, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ट्राई करता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए आगे बात करेंगे। हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? रिसेंटली विच इंडियन फास्ट बॉलर हैज रिटायर्ड फ्रॉम ऑल क्रिकेट फॉर्मेट्स? ऑप्शन है आपके पास उमेश यादव, T नटराजन, अशोक डिंडा, या फिर मोहम्मद शमी? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? चलिए इसका आंसर है अशोक डिंडा जी।
डिंडा ने भारत के लिए 13 वनडे मैच खेले जिसमें से 12 विकेट उन्होंने लिए हैं अभी तक। वहीं 9 T20 मैच खेले हैं जिसमें 17 विकेट लेने में सफल हुए हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच में टिंडा ने 116 मैच खेलते हुए 420 विकेट लेने में कामयाबी भी इन्होंने हासिल की है। अब फर्स्ट क्लास से मतलब क्या, ये रणजी होता है, रणजी ट्रॉफीज होते हैं। और भी जो ट्रॉफीज हमारे देवधर ट्रॉफी हो गया और भी ट्रॉफीज हैं, ये जो कहलाते हैं हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट कहलाते हैं भारत के अंदर। डिंडा ने अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ज्यादातर बंगाल की तरफ से खेला है। ये ज्यादातर मैच इन्होंने किसकी तरफ से खेले हैं? बंगाल की तरफ से खेले हैं। रणजी जो खेला करते थे, ये रणजी जो ये खेला करते थे, ये अधिकतर बंगाल की तरफ से खेला करते थे, बंगाल की तरफ से खेला करते थे। चलिए आगे बात करते हैं, हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, सॉरी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। Recently, who has set a new record by the becoming India's young female pilot? ऑप्शन है आपके पास शिवांगी सिंह, आयशा अजीज, भावना कंद या फिर अवनी चतुर्वेदी। चलिए इसका आंसर दीजिए। हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? चलिए आगे बात करेंगे। इसका आंसर है आयशा अजीज। जम्मू कश्मीर की रहने वाली आयशा अजीज देश की पहली कम उम्र की महिला पायलट बनी है। आयशा 25 साल की उम्र में ही पायलट बन गई थी। आयशा अजीज 2011 में सबसे कम उम्र में स्टूडेंट पायलट ऑफ लाइसेंस का पाने वाली सबसे लाइसेंस पाने वाली छात्रा बनी थी। और साथ ही साथ आपको बता दूं, जब इनको लाइसेंस मिला था, स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस मिला था, तब इनकी उम्र 15 साल थी, 15 वर्ष की थी। इसके बाद इन्होंने रूस के सोकोल एयरबेस में मिग 29 उड़ाने में ट्रेनिंग ली, जिस उस समय उनकी उम्र थी 20 साल। चलिए आगे बात करेंगे। फिर आयशा ने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से विमान में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और 2017 में उन्हें कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिल गया। तो यहाँ पे अल्टीमेटली बात वही हो गई, सीधी सी बात ये हो गई कि सबसे कम उम्र में पायलट बनी है आयशा अजीज। इनकी उम्र कितनी है? 25 साल। 25 साल में सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनने का उन्होंने विश्व मतलब भारत के अंदर कीर्तिमान स्थापित किया है, सबसे यंग फीमेल पायलट का इंडिया के अंदर। चलिए आगे बात करेंगे। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया? ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज हैज डिक्लेयर्ड which word as Hindi language word of the 2020? ऑप्शन है आत्मनिर्भरता, हिम्मत, गौरव या फिर कोविड-19। चलिए इसका दीजिए आंसर क्या होगा कमेंट में। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, आंसर है आत्मनिर्भरता। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने आत्मनिर्भरता को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया। यह शब्द जो है भाषा विशेषज्ञों कृतिका अग्रवाल, पूनम सिंह सहाय और इमोगन फॉक्सेल के एक सलाहकार पैनल की ओर से चुना गया है। इससे पहले 2017 में आधार को चुना गया था। आधार मतलब वही जो हमारे भारत में देश में आधार कार्ड का काम जो है, वही इस आधार की बात करी जा रही है। यहाँ पे आधार से मतलब बेस नहीं है, यहाँ पे आधार से मतलब वो यूनिक आइडेंटिटी कार्ड जो है, जो हमारे भारत में बनाया जाता है, उससे आधार मतलब किसी भी भारत के अंदर किसी भी भारतीय का एक जो मेन बेसिक होता है वो आधार, इसलिए उसको आधार बोला जाता है। 2018 में नारी शक्ति और 2019 में संविधान को ऑक्सफोर्ड ने हिंदी भाषा का शब्द चुना था। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ का पद छोड़ने का फैसला किया या घोषणा की है। उनकी जगह किसको सीईओ की जिम्मेदारी दी जाएगी? अमेजन फाउंडर जेफ बेजोस has announced his decision to step down as CEO who will be replaced as a CEO. चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। राजेश गोपीनाथन, शिव नादर, एंडी जेसी या फिर उदय कोटक। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ के पद पर छोड़ने की घोषणा की है, उसके बाद उनका पद कौन लेने वाला है? चलिए इसका आंसर है एंडी जेसी। अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस ने ऐलान किया कि वह इस साल के अंत तक अपना पद छोड़ देंगे। इस साल के अंत तक वे रिटायर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया है।
अब यहाँ पे एनडीजेसी की बात कर ली जाती है कि एनडीजेसी जो है वो अमेजन के वेब सर्विस लीड, जिसको बोला जाएगा अमेजन वेब सर्विस को लीड कर रहे हैं, जिसने कंपनी की नई तकनीकी खरीदने एवं कंप्यूटिंग सर्विसेज आसान बनाने में अहम योगदान दिया है। तो यहाँ पे AWS जो है ये सबसे बेस या कोर बोल सकते हैं इस कंपनी का, क्योंकि यही है जो कि तकनीकों को कैसे हमको मेंटेन करना है, कैसे इसको चलाना है, और साथ ही साथ में कंप्यूटिंग सर्विसेज को आसान बनाने में मेन योगदान इसी का ही है। इसका नाम है अमेजन वेब सर्विस। इसको एंडी मेसी जो है, सॉरी एंडी जेसी जो है अभी तक इसको लीड कर रहे थे, अब ये अमेजन के जो CEO हैं वो बनेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। एंडी जेसी ने साल 1997 में ही अमेजन को ज्वाइन किया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? ऑप्शन है आपके पास 10 जनवरी, 12 मार्च, 5 अप्रैल या फिर 2 फरवरी। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, उनमें क्या रहने वाला है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है 2 फरवरी। 2 फरवरी को दिन विश्व आर्द्र दिवस जो है वो मनाया जाता है। आर्द्र दिवस का जो आयोजन है आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने की उपलक्ष्य में मनाया गया था। पहली बार मनाया गया था 2 फरवरी 1997 को। आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त करती है या मुक्त बनाती है। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जल से भरा हुआ रहता है। तो यहाँ पे आर्द्र से मतलब वही है, वेटलैंड है। तो हम उस भूमि की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जहाँ पे साल भर पानी रहता है, या फिर पूरी तरह से पानी रहता है, या फिर आंशिक रूप से पानी रहता है, परंतु पानी रहता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ द विच स्टेट हैज लॉन्च द हर घर पानी हर घर सफाई मिशन? ऑप्शन है आपके पास बिहार, झारखंड, पंजाब या फिर तमिलनाडु। चलिए इसका आंसर दीजिएगा उनमें। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया? चलिए इसका आंसर है पंजाब। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह मिशन 2022 तक सभी ग्रामीण शहरों में 100% पाइप से जलापूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के सरकार के अभियान का हिस्सा बना है। यहाँ पे इस योजना से अमृतसर, तरनतारण और गुरदासपुर जिलों के लगभग 155 गांवों के 6 लाख निवासियों को लाभ होगा। यह योजना जो है आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की समस्या को भी हल करेगी। इस योजना को विश्व बैंक, नाबार्ड, भारत सरकार के जल जीवन मिशन और राज्य बजट द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। किस राज्य के वन विभाग ने पहली बार जनवरी-फरवरी 2021 में जल पक्षियों की जनगणना की थी? Which state forest department conducted a water bird census for the first time in January-February 2021? ऑप्शन है आपके पास पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम या फिर त्रिपुरा। चलिए इसका आंसर दीजिएगा उनमें। किस राज्य के वन विभाग ने पहली बार जनवरी-फरवरी 2021 में जल पक्षियों की जनगणना की थी? चलिए इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने सबसे पहले जल पक्षियों की जनगणना 2021 में चालू की थी। यह अध्ययन 12 जनवरी से 2 फरवरी 2021 के बीच राज्य भर में 54 अलग अलग स्थानों में आयोजित किया गया था। और साथ ही साथ आपको एक और चीज बता दूं कि अब तक लगभग 65 प्रजातियां पाई गई हैं, उनके बारे में चिन्हित किया गया है। अभी तक ये प्रजातियां हम खोज पाए हैं। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री चौरी चौरा कांड घटना के शताब्दी समारोह का उद्घाटन कब करेंगे? When will the Prime Minister inaugurate the century celebration of the चौरी चौरा इंसिडेंट? 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी या फिर 7 फरवरी। चलिए इसका आंसर दीजिएगा उनमें। प्रधानमंत्री चौरी चौरा घटना के शताब्दी समारोह का उद्घाटन कब करेंगे? चलिए इसका आंसर है 4 फरवरी। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री चौरी चौरा घटना के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करने वाले हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 4 फरवरी को 2021 को मतलब आज के ही दिन
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौरा चौरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत के गोरखपुर जिले की चौरी चौरा में हुई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व वाला असहयोग आंदोलन उस समय चल रहा था।